मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में जोशी ने गिनाई खामियां, नमामि गंगे पर कसे तंज, गडकरी और उमा के ज्ञान पर उठाई उंगली, जोशी के तंज, गडकरी से उमा तक। कुछ दिन पहले की तो बात है, काशी को क्योटो बनाने की बात पर मुरली मनोहर जोशी जी ने अपनी सरकार पर निशाना साधा था। बुलेट ट्रेन की बात पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कही थी। जोशी जी का मन एक बार फिर मचला है। अब गंगा सफाई पर उठाए हैं सवाल और कहा नितिन गडकरी और उमा भारती में ज्ञान की कमी है। मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में जोशी ने गिनाई खामियां, नमामि गंगे पर कसे तंज, गडकरी और उमा के ज्ञान पर उठाई उंगली, जोशी के तंज, गडकरी से उमा तक। दरअसल कानपुर से बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी ने मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे पर सवाल खड़े करते हुए गडकरी और उमा भारती के ज्ञान पर उंगली उठाई है। नमामि गंगे ये नाम मात्र नाम नहीं है किसी योजना का, बल्कि महत्वपूर्ण मिशन है पीएम मोदी का। गंगा ने मोदी को जीत की सौगात दी, पीएम का ताज दिया। अब तस्वीर बदलने की बारी मोदी जी की थी, इसलिए बनी योजना नमामि गंगे। औरों के लिए गंगा एक नदी हो सकती है, हमारे लिए गंगा सिर्फ नदी नहीं, यह हमारी मां है। गंगा से मोदी जी का रिश्ता जुड़ते ही गंगा के अच्छे दिनों की उम्मीद जाग गई। 5 मंत्रियों को इस मिशन की कमान सौंपी गई। जेटली की पोटली से भी निकले 2037 करोड़ नमामि गंगे के लिए। लेकिन मोदी जी के इस मिशन में जोश नहीं दिखा जोशी जी को। पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट की परतें उधेड़ी तो कह दिया कि ऐसे तो 50 साल में भी साफ नहीं होगी गंगा। टुकड़े में गंगा को नहीं देखा जाता। ये उत्तराखंड की गंगा है, ये हरिद्वार की गंगा है, ये बनारस की गंगा है, ये कानपुर की गंगा है। गंगा समग्र में एक है। सरकार करके टुकड़े में साफ करो, जहां साफ कर दो वहां साफ करो, ऐसे होगी नहीं कहीं। आप 50 वर्ष करते रहिए, मैं बोल चुका हूं। गंगोत्री से लेकर बंगाल की खाड़ी तक कैसे निर्मल होगी गंगा, ये नीति है नमामि गंगे की। लेकिन मुरली जी ने उंगली उठा दी उमा भारती और गडकरी के ज्ञान पर। जियोग्राफी और जियोलॉजी में फंस गया गडकरी का जहाज। वो हमारे मित्र मंत्रियों को कह रहे हैं हम गंगा में जहाज चलाएंगे। अब मैंने कहा मुझसे पूछ लिया तो हमने चलाया था, एज ए मिनिस्टर हमने चलाया। अब वो कह रहे हैं हम यहाँ से सारी नदियों में चलाएंगे, सब नदियों को जोड़ देंगे। अब मेरी समझ में नहीं आता, आप लोग बताइए। उनको एनर्जी डायनेमिक्स पता नहीं है, उनको हाइड्रो डायनेमिक्स पता नहीं है, उनको ज्योग्राफी और जियोलॉजी का पता नहीं है। बहरहाल पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है नमामि गंगे, लेकिन खुद पार्टी के लोग उधेड़ रहे हैं उनके प्रोजेक्ट की परतें। आखिर जोशी के इस तंज के मायने क्या हैं? कहीं गंगा एक्शन प्लान जैसा तो नहीं होगा नमामि गंगे का हश्र। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। तो मुरली मनोहर जोशी ने पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट पर उंगली उठाई है, साथ ही उठाई है उंगली उमा भारती और गडकरी के ज्ञान पर भी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मुरली मनोहर जोशी के इस बयान के मायने क्या हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के नेता रुमाना सिद्दीकी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता ओंकार नाथ सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता केसी जैन हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ धर्माचार्य स्वामी चिन्मयानंद भी मौजूद है और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुमाना जी आप ही के पास आना चाहूंगी। जो बातें मुरली मनोहर जोशी कह रहे हैं कि जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करें, जिस प्रोजेक्ट पे सरकार काम करे नमामि गंगे, अगर 50 साल में भी गंगा साफ नहीं हो पाएगी तो फिर बंद कर दीजिए इस प्रोजेक्ट पे काम करना। क्यों इस पर पैसा बर्बाद किया जा रहा है और क्यों टाइम बर्बाद हो रहा है? ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि जोशी जी ने ऐसी बात क्यों कही है जी कि 50 साल से नहीं हो रहा। अगर 50 साल पहले नहीं कुछ हुआ तो क्या वो अब नहीं हो सकता है? अगर उस पर कोशिश की जा रही है और उसको इतना तर्ज दिया जा रहा है, मोदी जी ने इतना काम कर रहे हैं इस बात पे कि जो है गंगा साफ हो, और
3 दशक से इस पे सफाई का काम चालू वो कह रहे हैं कोशिश बेकार है ये। अगर इसी नीति पर रणनीति पर काम करेगी सरकार तो गंगा कभी साफ नहीं हो गई। नहीं तो मुझे नहीं समझ में आ रहा जोशी जी ने ऐसा क्यों कहा है। मेरे हिसाब से तो हर चीज साफ हो सकती है अगर हम स्वच्छता की ओर ध्यान दें और हर कोई अपना ये ध्यान दे कि हम गंदगी ना फेंकें गंगा के अंदर, तो जो है उसको सफाई होने में कोई देरी नहीं लगेगी। और ये एक इंसान का नहीं, खाली कर्मचारियों का नहीं, हर एक मनुष्य का, हर एक शख्स का काम है कि वो कूड़ा करकट गंगा में ना बहाए, कारखानों का गंदगी गंगा में ना बहाए, अलग से उसके लिए कोई सीवेज बने, तो क्यों नहीं सफाई हो सकती है। ये बात मेरे को नहीं समझ में आई कि जोशी जी ने इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी और क्यों बोली। ठीक है, ये भी एक सवाल है। स्वामी जी, वही सवाल आपसे भी कि अगर इस नीति पे काम करने से गंगा की सफाई होगी ही नहीं तो फिर क्यों बेवजह टाइम बर्बाद किया जा रहा है, पैसा बर्बाद किया जा रहा है? जोशी जी की बात में गंभीरता है जी। हम जोशी जी की बात को इनकार नहीं कर सकते। उसका कारण है कि अब तक नमामि गंगे की कोई ऐसी योजना सामने नहीं आई है जो गंगा को निर्मल करने के लिए बनाई गई हो जी। रह गई बात गंगा की निर्मलता की, तो गंगा की निर्मलता उसकी अविरलता पर निर्भर करती है। जब तक भागीरथी का जल, अलकनंदा का जल गंगा में नियमित रूप से प्रवाहित नहीं होगा, तब तक लाख प्रयास कर लिया जाए, गंगा जल की निर्मलता सुनिश्चित नहीं हो सकती। दूसरी बात, गंगा के प्रदूषण के 3 कारण हैं प्रमुख रूप से। पहला औद्योगिक प्रदूषण, दूसरा नागरिक प्रदूषण और तीसरा रासायनिक प्रदूषण। इन तीनों प्रदूषणों के लिए जिम्मेदार पब्लिक नहीं है, जनता नहीं है, तीनों के लिए जिम्मेदार सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, प्रांतीय सरकारें हैं जहां से गंगा निकलती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए अब तक क्या उपाय किए गए, नागरिक प्रदूषण को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए, रासायनिक प्रदूषण को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए। तटवर्ती शहरों का संपूर्ण सीवेज, चाहे वो औद्योगिक हो चाहे वो नागरिक हो, वो सीधे गंगा में प्रवाहित किया जा रहा है। ट्रीटमेंट प्लांट जितने हैं वो जितना प्रदूषण निकलता है उसकी तुलना में प्रदूषण को दूर करने में बहुत कम है, नाकाफी हैं। और बिजली की कमी के कारण वो ट्रीटमेंट प्लांट बिल्कुल काम नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में योजनाबद्ध ढंग से शहरी और औद्योगिक प्रदूषण गंगा में जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा का जल जो बड़ी मात्रा में टेहरी में रोक लिया गया है, जो बड़ी मात्रा में अलकनंदा का श्रीनगर में रोक लिया गया है, विभिन्न बांधों में रुकी हुई गंगा, जब तक उनके जल के प्रवाह की मात्रा सुनिश्चित नहीं की जाएगी। सन 1916 में अंग्रेजों के साथ मालवीय जी का एक समझौता हुआ साफ नहीं होगी। आप हरिद्वार की गंगा में 8000 क्यूसेक पानी बहेगा। स्वामी जी, नमामि गंगा योजना से गंगा मैं साफ कह रहा हूं नमामि गंगे की कोई हैं? योजना तो सामने आवे जी। ठीक है, नहीं, मैं गायत्री जी कहना चाहते नमामि गंगे की योजना क्या है यह तो सामने आवे पहले। अब तो नमामि गंगा की कोई योजना ही सामने नहीं आई है अब तक, केवल डिबेट चल रहे, बहस चल रहे बस। यहां मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। मुझे लगता है गंगा को अगर निर्मल करना है, स्वामी जी ने जो बात कही वो बात बहुत महत्वपूर्ण। तो औद्योगिक प्रदूषण कानपुर की टेनरी जो हजारों लाखों लीटर चमड़ा का धूमन गंगा में डाल रही है, उसको रोकने का क्या उपाय किया गया। हरिद्वार के सिडकुल के औद्योगिक विकास की तमाम इकाइयां जो अपना प्रदूषित जल गंगा में डाल रही हैं, उनको रोकने के लिए क्या उपाय किया गया। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक तटवर्ती शहरों के सीवेज से निकलने वाले जल को रोकने के लिए, गंदे जल को रोकने के लिए क्या उपाय किया गया। कोई उपाय सामने तो आवे। ठीक बात है जी स्वामी जी। जी, ये 2-3 बातें मुझे समझ आती हैं। एक अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने एक पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को। वो पत्र वही है जो जोशी जी कह रहे हैं, वो पत्र वही था जो स्वामी चिन्मयानंद जी कह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि गंगा में नोट तो पहले वाले भी बहा के चले गए, उससे गंगा साफ नहीं हुई। गंगा को पानी चाहिए और पानी देने को कोई तैयार नहीं। और ढपली लेके राजीव गांधी से लेके आज तक की सरकारें घूम रही हैं, अटारी पे चढ़ के चिल्ला रही कि गंगा साफ करेंगे।
किसी वैज्ञानिक से पूछ लीजिए नदी का जीवन किस पर निर्भर, एक ही उत्तर आएगा। चाहे हिंदुस्तान में पूछिए, चाहे अमेरिका में पूछिए, चाहे जापान में जाके पूछिए, एक ही उत्तर आएगा पूरी ब्रह्मांड में, नदी का जीवन उसके प्रवाह पर निर्भर। गंगा में प्रवाह नहीं, गंगा साफ कैसे होगी? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, गंगा की पूरी यात्रा में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक 740 बड़ी ऐसी यूनिट्स हैं जो उसको मैक्सिमम प्रदूषित करती हैं। वो 740 यूनिट तो हम बंद नहीं करा पाए, इतनी सरकारें आई और चली गई, और इस सरकार को भी 1 साल हो गया। एक मैं आंकड़ा देख रहा था, आरटीआई के जरिए निकला, 600-700 करोड़ रुपया अभी तक खर्च हो गया चर्चा पर चर्चा, प्रोजेक्ट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस पर इस 1 वर्ष में। अभी तस्वीर सामने नहीं आई, और ये बात स्वामी चिन्मयानंद ही नहीं कह रहे, मुरली मनोहर जोशी नहीं कह रहे, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही थी। और जो बात मुरली मनोहर जोशी जी ने कही, वही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आप जैसी बातें कर रहे हैं आप, इनसे तो हम लोगों के जीवन काल में गंगा साफ नहीं हो पाएगी। जजेस ने भी यही कहा था। इसलिए यह महत्वपूर्ण विषय, इसको इस रूप में नहीं ले जाए कि जोशी जी बोले इसलिए इसका अर्थ क्या है, नहीं, ये बात हिंदुस्तान में समझ रखने वाले तमाम लोग कह रहे हैं। और दूसरी इस बहस में एक सवाल आया, गडकरी जी ने कहा जहाज चलाएंगे पानी के। गंगा कहीं भी अभी इस स्तर में नहीं है उसका जल का कि वहां जहाज चल जाए। बालू में जहाज चलाओगे? मूल प्रश्न फिर वहीं आगे खड़ा हो जाता है, गंगा में पानी छोड़ोगे? नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ेंगे, तो फिर गंगा आगे कैसे बढ़ेगी? और एक बात जिस पर मैं चाहूंगा, 1 मिनट में अग्निहोत्री जी हस्तक्षेप करना चाहूंगा। 1 मिनट जी। देखिए, उत्तराखंड में जितने बांध बन रहे हैं, जितने सड़कें बन रही हैं, जितने पुल बन रहे हैं, उनका सबका गिट्टी और मिट्टी नदियों में डाल दिया जाता है और वो बहकर नीचे गंगा में आ रहा है। गंगा की गहराई लगातार कम होती जा रही, गंगा को कहीं से भी अब पैदल पार किया जा सकता है। इस गहराई को कम करने के लिए, डिसिल्टिंग के लिए कोई प्रयास या कोई योजना अब तक सामने नहीं आई है। हालत यह है कि आज गंगा तट के जितने तीर्थ हैं, उनके घाट गंगा के प्रवाह से शून्य हो गए हैं, गंगा का प्रवाह वहां नहीं है। यहां तक कि हरिद्वार में जितने घाट हैं सब सूने पड़े हैं और धारा दूर बह रही है, क्योंकि गंगा में सिल्टिंग इतनी ज्यादा हो गई है कि सिल्टिंग के कारण गंगा में गहराई बिल्कुल कम हो गई है। तो एक और गंगा में जल कम हो रहा है, दूसरी ओर गंगा की गहराई कम हो रही है। दोनों स्थितियां गंगा के लिए कितनी खतरनाक है, इस सरकार के समझ में कितनी आ रही है। गंगा को लेकर अलग से मंत्रालय बनाया गया, पीएम मोदी से अपना ड्रीम प्रोजेक्ट मानते हैं। उमा भारती लगातार बैठकें कर रही हैं, लेकिन ये जो मसला है, चाय बैठक डिनर से ऊपर कहीं उठकर आता ही नहीं। योजना अभी तक नहीं दिखाई दे रही है कि आखिर किस तरीके से गंगा सफाई अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। तो क्या अभी तक गुमराह ही करने की कोशिश की गई है? बिल्कुल, अभी तक गुमराह करने की कोशिश की गई है। देखिए, मुरली मनोहर जोशी जी ने जो बयान दिया है जी, उस बयान को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। कारण क्या है कि 3 बड़े शहरों में, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मुरली मनोहर जी तीनों जगह मेंबर पार्लियामेंट रहे, और वहाँ की जो इंडस्ट्रियल बेल्ट की जो गंदगी है और जो घरेलू सीवरेज की गंदगी है, वो जिस प्रकार से गंगा में प्रदूषित होती है और वहाँ पे जाती है, उसका कोई साधन नहीं हो रहा है, कोई एसटीपी प्लांट नहीं लग रहा है। इसकी वजह से उन्होंने जो बात कही है वो एकदम सही है। और जो स्वामी जी ने बात कही है, मैं बिल्कुल उनकी बात का समर्थन करता हूँ कि अगर बांध को नहीं रोका गया बनने से और वहाँ से पानी नहीं छोड़ा गया, तो गंगा की 2615 किलोमीटर की जो यात्रा है गंगोत्री से लेके और गंगा सागर तक, उसमें देखिए 3 चरण है। एक तो गंगोत्री से बिजनौर, दूसरा बिजनौर से वाराणसी, और तीसरा वाराणसी से गंगा सागर। जो पहला चरण जो था वो कमोवेश आप कह सकते थे कि शुद्ध था, लेकिन जब से उत्तराखंड राज्य बना और विकास वहां पर हुआ, वहां सिचकुल जो बना और वहां की जो इंडस्ट्रियल बेल्ट की जो गंदगी थी वो सब जो गंगा में प्रदूषित होने लगी, तो दूषित तो वहीं से होना शुरू हो गया। प्लस जो ऊपर बांध बन रहा था उससे पानी कम आया तो उससे दूषित होना शुरू हुआ। और सबसे ज्यादा जो भार है गंगा में गंदगी का, वो ये बीच वाले पोर्शन में है, जो बिजनौर से और वाराणसी तक है, जिसमें 3 बड़े शहर पड़ते हैं। और दूसरे जो हमारी आस्था है कि हम जो शौच का करते हैं
दाह संस्कार कि गंगा किनारे करेंगे तो हमारे पूर्वजों को स्वर्ग मिलेगा, और उसमें कुछ लोग ऐसी मानता के होते जो जलाते नहीं है, या जो मरीज होते जिनको जलाया नहीं जाता उनको प्रवाहित कर दिया जाता है। उन सब चीजों को रोकने के लिए सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई। प्रधानमंत्री ने 9 लोगों को नामित किया, उसमें देखिए नाम कौन कौन से हैं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, जगत गुरु स्वामी रामा भट्टाचार्य, मनोज तिवारी, मनु शर्मा, मोहम्मद कैफ, देवी प्रसाद द्विवेदी, राजू श्रीवास्तव, सुरेश रैना और कैलाश खेर। अब इन लोगों से कौन सी योजना बनेगी? आप ये सारी चीजें तब करिए जब कोई योजना प्रस्तावित कीजिए। आपको सबसे बड़े चाहिए इंडिजिनस। केसी जैन साहब, राजीव गांधी से लेकर अब तक हजारों पैसा आ चुका है, गंगा की सफाई को लेकर लगाया जा चुका है, ऐसा कहा गया। हालांकि लगा कहीं नहीं, क्योंकि गंगा अभी तक साफ नहीं हो पाई है। उसकी अविरलता और निर्मलता को लेकर लगातार योजनाओं पर काम करने की बात तो कहेगी। ओंकार जी आपके पास फिर लौटेंगे, लेकिन अभी तक ये जमीन पर दिखाई नहीं दिया। और उसके बाद अब जिस तरीके से मनोहर जोशी सवाल उठा रहे, संत समाज इस योजना को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं योजना पर संदेह खड़ा होता है। देखिए गायत्री जी, कि जो स्वामी जी ने जो प्रश्न उठाए जी, और अमिताभ जी ने जो बात रखी कि लगभग 740 यूनिट ऐसी हैं जिनको या फिर बंद किया जाए, वहाँ पे जो वहाँ पे गंगा में जो दूषित पानी वहाँ मिक्स कर रहे हैं या प्रदूषण वहाँ पे जो मिक्स हो रहा है, या फिर उनके लिए कोई अलग से जो है साइड में कोई रास्ता निकाला जाए जिससे कि वो वहाँ पे मिक्सिंग ना होने पाए उसमें। और जो स्वामी जी ने बताया कि लगातार उसमें, इसमें क्या है गायत्री जी कि नीति और नियत दोनों अलग अलग हैं। जो नियत साफ होकर के नीति नहीं बन रही है। राजीव गांधी जी के समय से अभी तक जो इतना पैसा जो खर्च हो रहा है, उसके बाद में भी जो गंगा साफ नहीं दिख रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो एक आय का स्रोत भी है कि कहां पे पैसा लग रहा है और दिखाई नहीं दे रहा कि ये पैसा। और 600-700 करोड़ रुपए अभी इस साल खर्च, एक साल में खर्च हो चुका है, उसके बाद में कहीं पे भी कोई सफाई नहीं दिखाई दे रही है। और जो स्वामी जी ने प्रश्न उठाया कि उसमें जो लगातार, अरे जब बांध बन रहे हैं, बांधों का जो सिर्फ उसमें आ रहा है, राज्य सरकार क्या कर रही है? राज्य सरकार काम कर रही है। आप देखिए गोमती में काम किया यहाँ पे, आप एक राज्य सरकार जो गोमती, जैन साहब यहाँ पर एक मिनट हस्तक्षेप कर दूं। हमाम में सब एक ही अवस्था में है, इस तरफ से उस तरफ तक सब शरीके जुर्म है। आदमी या तो रिया है या जमानत पर फरार। आपसे एक बात कह दूं, एक मिनट आपसे एक बात कह दूं, छोड़ो दिल्ली क्या कर रही, छोड़ो पश्चिम बंगाल क्या कर रहा, छोड़ो बिहार क्या कर रहा, छोड़ो उत्तराखंड क्या कर रहा, इतने में गंगा है। अब हमारे यहां, हमारे सूबे में गंगा का प्राण कौन ले रहा है? सर्वाधिक प्राण लेने वाला जिला है कानपुर, उसके बाद थोड़ा प्राण बनारस ले रहा है, और बहुत थोड़ा प्राण इलाहाबाद ले रहा है। ठीक, इनमें तीनों में तो लखनऊ की हुकूमत चलती है, उसका ही लिखा आदेश है। आप ही इतना कर देते, और ये तर्क मैं कभी नहीं मानता कि यूनिट्स का फिर क्या होगा। नहीं, ये तय कर लीजिए, गंगा चाहिए या टेनरी चाहिए, तय कर लीजिए। गंगा ज्यादा जरूरी है इस मुल्क में, यह मिर्जा साहब की टेनरी या बीरभान साहब का रंगाई कारखाना, तय करके बता दीजिए। अगर कारखाना और टेनरी जरूरी है तो गंगा पर नाटक बंद कर दीजिए, और अगर गंगा जरूरी है तो जो लोग नियम को नहीं मान रहे, कुल 740 बड़ी इकाइयां हैं जो पूरे गंगा को प्रदूषित करती हैं, मुख्य रूप से सर्वाधिक हिस्सेदारी वहां है उनकी प्रदूषण में। 740 इकाइयां, बाकी तो जो रुमाना सिद्दीकी ने कहा जनता सहयोग करे, समझ आती बात, लेकिन पहले ये तो समझाओ, ये 740 तो सरकार के आदेश से बंद हो सकती थी ना, इन्हें बंद कर दिया क्या? जैन साहब जी, देखिए अमिताभ जी कि जो प्रोजेक्ट है वो केंद्र के द्वारा संचालित हो रहा है। नहीं, इसमें केंद्र पे ना जैन साहब नहीं, हमको मिसलीड नहीं कर सकते ना, सरकार नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, एक मिनट जैन साहब देख लीजिए, आपकी लीजिए आने ना, आपकी बात तर्कपूर्ण नहीं ना, पे काम हुआ जिस तरीके से, नहीं आपकी बात तर्कपूर्ण नहीं, सफाई किस तरीके से हुई जैन साहब, और उसको नहीं आप खुदाई करके पानी जैन साहब, मोदी जी क्या कर रहे हैं रुमाना सिद्दीकी से पूछेंगे। आपसे सिर्फ इतनी बात, कानपुर में
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुन लो साहब फिर दोबारा, कानपुर का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिस क्षण, दिन नहीं, जिस क्षण चाह ले कानून उसको पूरा अख्तियार देता है, उसके एक नोटिफिकेशन से यूनिट बंद हो जाएगी। एक नोटिफिकेशन, उसके लिए प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं, कैबिनेट सेक्रेटरी की जरूरत नहीं, उमा भारती की जरूरत नहीं, नितिन गडकरी की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं। राज्य और केंद्र का मसला ही अलग है भाई। आप तो करके दिखाते तो मैं मानता कि आप इनसे बेहतर है। जैसे ये वैसे आप, ये भी मीटिंग कर रहे हैं, आप भी मीटिंग कर रहे हैं। अग्निहोत्री जी, जैन साहब से एक सवाल पूछूं? हाँ, स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे जैन साहब जी। जी स्वामी जी, मैं जैन साहब से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो तटवर्ती शहर हैं, उनसे जो उत्सर्जन निकलता है, उनके ट्रीटमेंट के लिए जो प्लांट लगे हैं, वो कितने प्लांट ऐसे हैं जो पूरी क्षमता का काम कर रहे हैं? कितने ऐसे प्लांट हैं जो बिजली के अभाव में बंद हैं? कितने ऐसे प्लांट हैं? और जितना उत्सर्जन निकलता है उसकी तुलना में इन्होंने ट्रीटमेंट का इंतजाम कितना किया है? देखिए स्वामी जी, जो इसमें कई सारी रिट कोर्ट में डाली गई और उसके बाद में उनके अनुसार जो माननीय न्यायालय ने दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार को जारी किए, उन दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन हो रहा है। हो सकता है कहीं कहीं पे दिक्कत हो, नहीं, कहीं पालन नहीं हो रहा है। गलत बात है, गलत बात है। मैं कहता हूं कि इसकी वैकल्पिक गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। जो समस्याएं हैं, इनकी वैकल्पिक व्यवस्था केंद्र को, राज्य को मिलकर करनी पड़ेगी। जैन साहब, कहीं पालन नहीं हो रहा, माफ करिए, वो कहीं पालन नहीं हो रहा। हम भी गंगा के घाट से पैदा हुए और स्वामी जी तो गंगा जहां शहरी प्रदूषण रोकना, शहरी प्रदूषण रोकना और औद्योगिक प्रदूषण रोकना, इनका काम वैकल्पिक जो ये कारखाने हैं, टोटल जितना उत्सर्जन निकलता है उसकी तुलना में बड़ा बजट, कितने प्रतिशत का ट्रीटमेंट कर रही है, और उसका जो क्रियान्वयन है वो केंद्र सरकार खुद कर रही है। केंद्र सरकार के मंत्री कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आप कुछ नहीं समझे जैन साहब, जैन साहब, जैन साहब, आप भी नमामि गंगे कर रहे हो, आप भी नमामि गंगे कर रहे हैं। मैंने क्या कहा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कानपुर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिजनौर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनारस इंटाइटल्ड है, इंपावर्ड है। कहीं विधानसभा नहीं जाना, कहीं गवर्नर क्या चिट्ठी नहीं भेजनी, कहीं लोकसभा नहीं जाना, ताला बंद तो ताला बंद। वो काम नहीं किया, उतनी तो बात कह रहे हैं। हमारे यहां एक कहावत है, खाइयो न पियो मेरी नीके रहियो। गंगा गंगा जपते चलो, करना धरना कुछ नहीं। इतनी सरकारें आई गई उत्तर प्रदेश में, कम से कम ये जो गंगा के प्राण हर रहा है, रासायनिक प्रदूषण और औद्योगिक प्रदूषण, इसको तो रोक लेते। ये जो सरकार के दस्तखत से बंद होने वाले काम है, जैन साहब, इसमें केंद्र की क्या दरकार? केंद्र आए नहीं आए सकते हैं, लेकिन इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। नहीं, आप ये तय कर लो। मैंने क्या कहा? पूरा बजट जो है केंद्र के पास में है, केंद्र अपने हिसाब से तो क्रियान्वित कर रहा है। कोई हिसाब राज्य के साथ मिलकर के एक योजना बनानी चाहिए। नहीं, आप फिर गलत व्यवस्था लोग देनी चाहिए। जब फिर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होगी। नहीं, जैन साहब बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में कितना हिस्सा है? आप क्या करना है उत्तर प्रदेश सरकार को? यही बता दो, उत्तर राज्य के अधिकार क्या है, आप पहले बता दो, फिर मैं सवाल पूछूं। जैन साहब, नहीं, जो प्रोजेक्ट आप प्रोजेक्ट नहीं लखनऊ में नहीं, प्रोजेक्ट नहीं, गोमती है, गोमती में अरे अच्छा काम हुआ है। भाई, गोमती को एक मिनट दादा, सरकार उसको कर रही है। जैन साहब एक मिनट, सरकार कर रही है। जैन साहब एक मिनट, जैन साहब एक मिनट, आप लखनऊ में नहीं रहती क्या? जैन साहब एक मिनट आई है, क्या बात करती है जैन साहब? गोमती की चर्चा आज नहीं कर रहे, एक मिनट दीजिए मुझे आप बात गंगा की हो रही है। जैन तुम लखनऊ पहुंच गए। स्वामी जी, आप मुझे या तो ये समझा दो कि राज्य के अधिकार कितने हैं, या मैं मेरी बात मान लो या मुझे अपनी बात मनवा दो। दो ही बातें हो सकती, तीसरी तो कोई नहीं। या तो आप मुझे समझा दो कि राज्य से गुजरने वाली गंगा पर राज्य सरकार का अख्तियार नहीं, तो मैं आपको व्यवस्था दिखा दूंगा कि राज्य में गंगा पर राज्य सरकार का संपूर्ण अधिकार है। यह आपका खुद मुख्तारी का काम है, इसमें कोई दखल नहीं दे सकता। आज उत्तर प्रदेश सरकार कहे टेनरी बंद कानपुर की, तो आज बंद। अग्निहोत्री जी, केवल उत्तर प्रदेश की गंगा नहीं,
उत्तराखंड की गंगा भी उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रण में है। उत्तराखंड की गंगा भी आज भी उत्तराखंड की गंगा ऋषिकेश से लेकर और बनारस तक ये पूरी तरह उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रण में है। इसकी सफाई की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। ट्रीटमेंट प्लांट चलाने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। आखिर इनका जो पर्यावरण मंत्रालय है उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार के हिस्से का बजट दिया जाएगा, तभी तो उत्तर प्रदेश सरकार उस पर काम करेगी। जिन इकाइयों से प्रदूषित पानी डाला जा रहा है गंगा में, उस पर रोक लगा दीजिए, सफाई मत कीजिए जैन साहब। एक चीज और उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी से उस पर काम होना है। एक चीज जैन साहब, जब तक केंद्र उसमें ना सहयोग लेना चाहता ना स्वामी जी एक मिनट, स्वामी जी एक मिनट, नहीं सुनिए जैन साहब, आज के पहले स्वामी जी एक मुख्यमंत्री अखिलेश ने कभी भी ये शिकायत की हो कि केंद्र गंगा का हिस्सा हमको प्रदूषण के नियंत्रण के लिए नहीं दे रहा है? कभी शिकायत की? नहीं जैन साहब, एक बात मैं कह दूं, अच्छी बात है आपने कहा कि सहयोग, ठीक है, मैं ऐसा एक रास्ता बता दे रहा हूं जहां कुछ पैसा नहीं लगना, ठीक, ऐसा रास्ता बता दूं, आपको भी चवन्नी नहीं खर्च करनी। कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेशित करिए, गंगा के तट पर पड़ने वाली सारी औद्योगिक इकाइयों के मालिकों को कल सुबह 10:30 बजे अपने चैम्बर में बुलाए और कहे कि 1 महीने का टाइम, या तो प्रदूषण मुक्त कर दीजिए अपने कचरे को, तब गंगा में जाएगा ये पानी, अन्यथा शटर डाउन करिए और जाइए। इसमें 1 रुपया शासन का नहीं लगना। जो धंधा कर रहा है ये उसकी जिम्मेदारी है कि साफ पानी गंगा में छोड़े। भाई आपको तो डंडा लेके खड़ा होना है, आप डंडा लेके खड़े भी नहीं हो रहे। इतनी देर से मैं यही तो निवेदन कर रहा हूं, आपको पैसा लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं, पैसा जब मिले तो लगा देना, आप डंडा लेके तो खड़े हो। जितने लोग औद्योगिक इकाइयां वहां लगाए हैं, बड़े बड़े औद्योगिक समूह, आप उनके मालिकों को बुला के अल्टीमेटम दे दीजिए। वो तभी हो सकता है जी, कब हो सकता है? गंगा में जो वेस्टेज वहां पे जा रहा है, हाँ। उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था जब तक उनको नहीं दी जाएगी तब तक वो चीज नहीं हो सकती है। सरकार आपकी बात ठीक है ना, आपके तरफ होगी सरकार। एक सेकंड आपकी बात आगे। ओमकार जी, उनको सबको ओमकार जी मुझे समझाइए, प्लांट्स लगाए, ठीक है जैन साहब आपकी बात प्लांट्स नहीं है, नहीं कोई प्लांट, अरे हम भी वहीं रहते हैं भाई, हमको नहीं बताओ कहां प्लांट लगा दिया किसने, हम कोई लंदन से आए हैं क्या? ओमकार जी, क्या इस प्रदेश को, इस देश को ये तय नहीं कर लेना चाहिए कि मिर्जा साहब की टेनरी चाहिए या गंगा चाहिए? ये बात बार बार क्यों आती है? अमिताभ जी आपकी बात में दम है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, आप 740 यूनिट को बंद करने की बात जो कहते हैं, अगर ये 740 यूनिट बंद करेंगे, कितने कर्मचारी इसमें काम करते हैं, कितने परिवार पल रहे होते हैं? एक आदेश से आपने सबको लंतरानी आदेश कर दिया कि हमारी सफाई रहनी चाहिए, चाहे तुम मरो चाहे जियो। ठीक है, ये संभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए सरकार ने प्लान बनाया था। मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात को सुन लीजिए, तब उसके बाद बोलिए। अगर आप इतना आप बोलने ही नहीं देंगे तो फिर बोलने का मतलब नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार ने इसीलिए सोचा कि भाई इसकी सफाई का एक प्लान किया जाए। उसके तहत उन्होंने जगह जगह सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की प्लानिंग की और वो राज्य सरकारों को पैसा दिया। राज्य सरकारों ने उसको कायदे से लागू ही नहीं किया, उसमें बंदर बांट होने लगी, भ्रष्टाचार होने लगा, इसलिए ये समस्या धीरे धीरे विकराल रूप धारण करती गई। उसमें कई चीजें हैं, एक चीज नहीं है। गंगा में अकेली सफाई नहीं हो सकती, गंगा में कई नदियों का समावेश होता है। गंगा में घरेलू कचरा जाता है, इंडस्ट्रियल कचरा जाता है, कृषि का कचरा जाता है, 3 तरह का कचरा है, औद्योगिक रासायनिक। ये सारी चीजों को जब तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल बैठ के नहीं करेंगे कोई योजना, तब तक संभव नहीं। ठीक है, इतने वर्ष हो गए, अभी तक मिल बैठने का टाइम नहीं आया, तो भी भैंस गई पानी। स्वामी जी एक मिनट, और जो बात ओमकार जी ने कही, ये मसला कुछ लोगों ने अदालत में गुटखा के मसले पर दिया था कि जी देखिए इतने लोग, अब ठीक है कैंसर हो रहा, लाखों लोग मर रहे, ठीक है, लेकिन कई हजार लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कोर्ट ने कहा नथिंग, गुटखा का नहीं तो नहीं, तंबाकू वाला गुटखा नहीं चलेगा। कहीं तो स्टैंड लेना पड़ेगा। भारत रहेगा तो लोग रहेंगे ना, गंगा रहेगी तो लोग रहेंगे। गंगा इस मुल्क की लाइफ लाइन है।
हम किसी टेंडरिंग के लिए गंगा कुर्बान कर देंगे क्या? अमिताभ जी चलिए आपकी बात मान लिया, 740 यूनिट को आप खत्म कर दीजिए। आप एक बात बताइए स्वामी जी, ओंकारनाथ जी बोलिए जो बोल रहे थे आप ब्रेक पे जाने से पहले। मैं ये कह रहा था जी कि जो 740 यूनिट की बंद होने की बात हो रही है, चलिए उसको बंद कर दीजिए, ये डीएम को कर देना चाहिए। मैं अमिताभ जी की बात को एक बार मान लेता हूं, लेकिन जो आस्था से जुड़ी हुई समस्याएं हैं कि हमारे शव दाह संस्कार जो है वो गंगा किनारे ही होना है, हमको गंगा में ही शव को बहाना है, हमको जितना भी हवन सामग्री है वो उसको गंगा में ही प्रवाहित करना है, अब मूर्ति विसर्जन जो हमको गंगा में ही करना है चाहे जो कुछ हो जाए। इन सब चीजों से जो प्रदूषण रहा उसे आप कैसे रोक पाएंगे? उसको तो एक आदेश से आप नहीं कर पाएंगे। आपको समझाना पड़ेगा जनता को, बताना पड़ेगा भाई ये क्या है, आप उसको भी तो उसी हिसाब से प्रयास करवाइए। जो 9 आदमी बनाए गए हैं, इन्होंने किसी ने भी सरकारें पूछने की तो 9 क्या करेंगे? स्वामी जी एक सवाल मेरे जहन में आया ओमकार जी की बात से, आपसे पूछता हूं, आपने गंगा के साथ सबसे ज्यादा जीवन बिताया, हजारों साल से, सदियों से नहीं हजारों साल से, जब महात्मा भगीरथ गंगा को धरती पर लाए तब से लेके आज तक आदमी और गंगा साथ साथ जीते रहे जी, और दुनिया में हर जगह यही है, नदी के साथ सभ्यताएं विकसित हुई, यही इतिहास है मानव का जी। मानव के अवशेष से, मानव के गंदगी से, मानव के हवन फूल माला खड़ाऊ दिया दोना, इससे किसी नदी का फेफड़ा चोक होता है या रासायनिक और औद्योगिक जो कचरा है वो नदी के फेफड़े चोक करता है? ज्यादा गंभीर कौन है? पहले किससे निपटा जाए? मैं कुछ कहूं? जी जी स्वामी जी। ऐसा है कि पहली बात तो इन्होंने 740 यूनिट बंद करने की बात पर टिप्पणी की है, उसमें मैं कहना चाहता हूं कि हर यूनिट को जब लाइसेंस दिया जाता है तो लाइसेंस में एक शर्त होती है कि हम अपना कोई कचरा, कोई प्रदूषण बाहर नहीं डालेंगे, नदी तो छोड़ दो बाहर भी नहीं डालेंगे। यह अनुबंध हर फैक्ट्री या हर प्रोजेक्ट करता है सरकार के साथ, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ। मुझे अच्छी तरह याद है गजरौला में वैम ऑर्गेनिक की फैक्ट्री है जहां से वो ये फेविकोल बनाते हैं। मैं जब बदायूं से एमपी था तो वहां से प्रदूषित जल गंगा में गिरता था, मैंने उसका प्रोटेस्ट किया, विरोध किया। कल्याण सिंह की सरकार थी, उन्होंने फैक्ट्री के मालिक को बुलाया, भरतिया को बुलाया और कहा कि ये कचरा गंगा में क्यों जा रहा है, जबकि आपको लाइसेंस जो दिया गया है कचरा न डालने के लिए दिया गया है। तो उनका जवाब था कि ट्रीटमेंट प्लांट तो हमारे पास है, लेकिन ट्रीटमेंट प्लांट चलाते हैं तो हमारे प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है, जो बाजार में हम पिट जाते हैं। सवाल यह है कि हर फैक्ट्री को यह शर्त रखी गई है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कि आप कोई कचरा नहीं डालेंगे, वो उनकी शर्त में है, इसलिए उन्हें उन शर्त का पालन करना चाहिए। रह गई बात पूजा सामग्री डालने की, मैं केवल ओंकारनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि औद्योगिक प्रदूषण, शहरी प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण की तुलना में यह प्रदूषण जो हवन सामग्री और वो पूजा सामग्री डालने से होता है वो उसकी तुलना में कितना है? और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि गंगा में शव प्रवाहित न किए जाएं, ये बाकायदा संतों ने पिछले कुंभ में, हरिद्वार के कुंभ में अखाड़ा परिषद की बैठक में तय किया कि कोई भी शरीर गंगा में प्रवाहित नहीं किया जाएगा, हम स्थल समाधि देंगे। अगर गंगा शव से प्रभावित होती है, प्रदूषित होती है, हम तो शव प्रवाहित नहीं करेंगे, हम उसको स्थल समाधि देंगे। और जहां तक अस्थि विसर्जन का सवाल है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टोटल अस्थियों में मुश्किल से चुटकी भर अस्थियां जो होती हैं गंगा में डाली जाती हैं। अगर वो परंपरा भी लुप्त हो गई तो गंगा की आस्था का क्या होगा? अगर भगीरथ गंगा को लाए थे तो अपने पूर्वजों को तारने के लिए लाए थे। काशी और प्रयाग में जिस गंगा का हम गंगा में तर्पण करते हैं, उस तर्पण पर ये रोक लगाना चाहते हैं, फिर गंगा का मतलब क्या रह गया? ठीक बात स्वामी जी। ठीक, रुमाना सिद्दीकी जी, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा बीजेपी की सरकार के संदर्भ में। ओमकार जी ने एक बात कही थी, उत्तर प्रदेश में गंगा जहां जहां से है उन तीनों प्रमुख स्थलों से मुरली मनोहर जोशी ने प्रतिनिधित्व किया लोकसभा में। जी, काबिल वैज्ञानिक है, इसमें कोई शक नहीं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, विज्ञान को समझते हैं,
जियोलॉजी को समझते हैं, भूविज्ञान को समझते हैं। और चूंकि बनारस, कानपुर और इलाहाबाद तीनों जगह से वो रह लिए तो गंगा से वाबस्ता है। इतना बड़ा हम लोगों ने प्रोजेक्ट लिया, भारत की सरकार ने, नमामि गंगे। 700 करोड़ रुपया रिलीज हो गया, साल में खर्च भी हो गया। जहाज चलाएंगे कि हेलीकॉप्टर चलाएंगे कि क्या चलाएंगे गंगा में। मुरली मनोहर जोशी को बुला के उनकी भी अनुभव ले लिए जाते तो शायद भद्द नहीं पिटती इतनी। हाँ, शायद ये हो सकता था कि उनको बुला लेना चाहिए था, वो बात अलग है। पर बुलाया क्यों नहीं? जो मंत्री हैं और जो वहां पे कमेटी में लोग होंगे, एक्सपर्ट से भी तो राय ले रहे हैं ना। रुमाना सिद्दीकी, सारी समझ मंत्रियों में ही हो, ये तो कहीं संविधान में लिखा नहीं। वो तो नहीं ना। और अब बिल्कुल नहीं। पर ऐसा है कि जब बुलाया नहीं है तो उन्होंने कुछ तो सोच के बोला होगा। वो बात सही है कि जब गंगा में पानी ही नहीं है, जब वहां बांध से रोक दिया गया है तो पानी नहीं आएगा, तो उनका भी कहना सही है कि भी वो कितना भी कुछ हो जाए वो सफाई नहीं हो सकती। नहीं तो मैं वही समझना चाह रहा हूं, मुरली मनोहर जोशी को बुलाने में क्या नाक छोटी हो रही थी, ये मैं समझना चाह रहा हूं। जो दो लोग इसमें प्रमुख मंत्री हैं, नितिन गडकरी और उमाश्री भारती, ये दोनों लोग मुरली मनोहर जोशी से अनुभव में, आयु में, सब में बहुत छोटे, तो वहां कोई ईगो क्लैश का तो मसला नहीं था। फिर बुलाने में क्या समस्या थी? मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई ईगो, उसमें कोई प्रॉब्लम रही होगी कि उनको नहीं बुलाया। अब ये तो वो जानते हैं, वो उनका उस चीज का कारण जानते हैं कि उन्होंने उनको क्यों नहीं बुलाया। पर ओमकार जी ने भी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि जो है गंगा साफ नहीं हो पा रही है, केंद्र राज्य में बैठ के बात होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से इतने साल पहले से तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने क्या कर दिया जो अब 1 साल के अंदर गंगा पूरी साफ हो जाए, जो 60 साल में नहीं हो सकी। मैं कहाँ कह रहा हूँ 1 साल में साफ हो जाए। आपने अभी मैंने कहा कि कांग्रेस ने नहीं कर पाई है। नहीं, मतलब केंद्र राज्य बैठ के करे। रुमाना जी, कांग्रेस ने तो जो किया वो जनता ने उसका हिसाब कर दिया। मुरली मनोहर, अगर आप हिसाब कराना है तो नहीं हो पाएगा। 1 साल में इतने सालों की गंगा कैसे साफ हो सकती? वो तो मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा कि 50 साल तक नहीं हो सकता। मैंने कहा कि अगर सफाई में अपना सहयोग करेंगे तो। लेकिन रोमाना जी, अगर 1 साल में आप योजना भी नहीं बता पा रहे हैं कि कैसे काम करेंगे तो फिर 4 साल भी यूं ही निकल जाएंगे। एक बात मैं जरूर कहूंगा रोमाना जी, मैं भरोसा कर लूं मंजिल 4 साल में मिले चाहे 14 साल में मिले, ये देश बड़ा धैर्यवान है। लेकिन मुझे ये तो समझ आए कि गाड़ी ठीक रास्ते पर है। ये बहस तो इस पर हो रही कि गाड़ी रास्ते पर ही नहीं है, फिर ये जाएगी कहां? नहीं, देखिए अमिताभ जी, उसके लिए 2 चीजें हैं। मैंने बताया ना कि प्रोजेक्ट, उसके लिए कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी एक तो। और दूसरी बात ये कि जो वहां पे जो बांध बने हैं, बांधों से भी बहुत बड़ी समस्या आई है। और जो सिल्ट वहां पे पूरा जा रहा है, देखिए गंगा पे अगर काम हो तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था यह भी है कि उसमें जो लगातार सिल्ट आ रहा है, लगातार जो बांध की वजह से कचरा आ रहा है, उस कचरे को भी तो रोकना चाहिए। उससे तो जो अवैध प्रवाह है वो भी तो रुक रहा है, वो भी तो सरकार की जिम्मेदारी है, वो नहीं रुक रहा है। फैक्ट्रियों का जो है फैक्ट्रियां वो भी रुकनी चाहिए। और दूसरी बात ये है, सेक्रेटरी जी जो मुरली मनोहर जोशी जी ने जो प्रश्न किया है, जो आज टिप्पणी की है, वो ये है कि इस तरह कोई योजना ही नहीं बनी कि गंगा ठीक से साफ हो सके। उस पर तो बात ही, उस पर तो चर्चा नहीं हो रही है। मुरली मनोहर जोशी जी ने नहीं, उस पर तो बात है, लेकिन स्वामी जी कह रहे हैं कि किसी भी फैक्ट्री के साथ अनुबंध होता है, किसी फैक्ट्री के साथ बाकायदा शपथ पत्र लिया जाता है कि अगर गंदगी डालेंगे तो कार्रवाई होगी। वो कार्रवाई जैन साहब एक मिनट, जो अनुबंध पर हस्ताक्षर करती हैं कंपनियां राज्यों के साथ, उन हर राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ अनुबंध होता है, ठीक है ना। जब दस्तखत करती हैं तो उनको समझ नहीं आती धंधे का उसूल। उसमें तो लिखा होता है कि ये कंपनी ही लायबिल होगी इसके लिए, कहीं नहीं लिखा होता राज्य सरकार लायबिल होगी ना, कंपनी लायबिल होगी। एक और उदाहरण दे दो, एक से बात सुनो पूरी की बात मैं अग्निहोत्री जी पूछ लूं इनसे, जैन साहब से। 1 मिनट स्वामी जी, 1 मिनट। एनजीटी ने एक आदेश दिया, अगर आप बिल्डर हैं, बिल्डिंग बनाएंगे तो अपना मटेरियल ढके में रखेंगे,
और धूल मिट्टी से लोगों को प्रदूषण में सांस की प्रॉब्लम हो तो वो उसके लिए कवर्ड एरिया रखिए, वहां उसको कवर करिए, ऐसा अस्थायी गोदाम बनाइए। और हरे वाले जो कपड़े होते हैं जो नर्सरीज में लगते हैं उनसे ढक के रखिए, तब इमारत बनाइए। इतनी तक व्यवस्था है, आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। ये जिम्मेदारी, इसके चलते आप लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करेंगे, ये तक किसके गले उतरेगा भाई? नहीं बिल्कुल नहीं अमिताभ जी, हम दूसरी बात है ना, ये बात तो आ गई कि नहीं होना चाहिए, उस पर रोक लगना चाहिए और उस पर काम भी हो रहा है। तो सोचिए तमाम सारे प्रोजेक्ट में ऐसी बात नहीं है, की जिम्मेदारी है इसकी ट्रीटमेंट। हमारे सामने कई केसेस में ऐसी बहस ठीक है जैन साहब, स्वामी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, रियल एग्जाम्पल, कई केसेस में हमारे सामने सवाल पूछना चाहते हैं हम। उसमें क्या हुआ है कि जो प्रोजेक्ट उन्होंने लगाया है, एक सवाल वेरीफाई किया कि हमने जो प्रोजेक्ट लगाया है उसको हम साफ करके बाहर डाल ले उसमें। ठीक है जैन साहब, ठीक है स्वामी जी बोलिए फटाफट। वो कह रहे हैं कि नहीं, जैन साहब आपकी बात आगे, स्वामी जी सुनने पे कंपनियां है वो बता रही कि नहीं वक्त की कमी है। स्वामी जी भेज रहे हैं। स्वामी जी एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, भोपाल में एक्साइड बैटरी से जो गैस रिलीज हुई थी जिससे हजारों लोग मर गए थे, उसकी जिम्मेदारी फैक्ट्री पर क्यों तय की गई थी? अगर फैक्ट्री जिम्मेदार नहीं थी तो उस पर मुकदमा क्यों चलाया गया था? इससे साफ जाहिर होता है कि फैक्ट्रियां अगर उत्सर्जन करती हैं, हमने तो ये कहा कि वो होना चाहिए और प्रोजेक्ट उसमें सरकार का जो योगदान है, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था का जो है वो प्रोजेक्ट बनना चाहिए उस तरीके से, और जो दिशा निर्देश कोर्ट के हैं नहीं तब भी आप नहीं समझ रहे हैं। ठीक है जैन साहब, लेकिन वो सवाल कौन बनाएगा? वो सवाल मुरली मनोहर जोशी जी ने ठीक है जैन साहब, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, आप कह रहे केंद्र की जिम्मेदारी है, आप कह रहे केंद्र की जिम्मेदारी है। जैन साहब आपकी बात आ गई, अमिताभ जी देखिए, तीन बातें इसमें समझने की मुझे लगती हैं। एक जैन साहब के लिए कह दूं, जैन साहब को समझने की बहुत जरूरत। जैन साहब मतलब केसी जैन नहीं, हुकूमत उत्तर प्रदेश को ही समझना होगा। जैन साहब बड़ा ध्यान से सुनिएगा मित्र, जो नागरिक उत्सर्जन है, मैं फिर बात रिपीट कर रहा हूं, जो आम लोगों का मलमूत्र है, जो सीवर खुल रहा है गंगा में, उसके ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है 100%। समझिए बात को ध्यान से, ठीक? और इस बात पर आपको भी जानकारी नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बहुत बहस हो चुकी और सुप्रीम कोर्ट ने, जो मैं कह रहा हूं, उन्हीं चीजों को इंडोर्स किया कि यह जिम्मेदारी केवल सरकार की है, स्थानीय निकायों की है कि पब्लिक का मलमूत्र गंगा में नहीं जाए, ट्रीटमेंट होके जाए पानी, उसका ट्रीटमेंट प्लांट चले, उसके लिए डीजल हो, बिजली हो, यह सरकार की जिम्मेदारी। औद्योगिक इकाइयों की जिम्मेदारी सरकार पर नहीं है। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो आप? सुप्रीम कोर्ट एक ने 6 दफा स्पष्ट कर चुका, एनजीटी बोल चुका, फिर भी हम एक ही रास्ते में अपनी गाड़ी हांके जा रहे। ये उसने कहा जो वहां औद्योगिक इकाई है ये उसकी लायबिलिटी है, लीगली उसको सरकार बाध्य करे कि वह गंगा में जो भी पानी जाए वह ऐसा जाए जिससे जीवन की हानि नहीं हो, कोई रोग नहीं हो, कोई समस्या पैदा नहीं हो। यह हम नहीं समझ पाए आज तक। और गंगा में औद्योगिक और रासायनिक कचरे को जब जब रोकने की बात की जाए प्रभावशाली ढंग से, तो एक ऐसी बात सामने जरूर आती है कि भाई साहब इतने लोग नहाते क्यों हैं, इतने लोग जाते क्यों हैं? तब भी समझने की जरूरत होगी, नदियों के साथ दुनिया भर में सभ्यताएं रही हैं, लोग रहे हैं। लोग और जंगल और जमीन और नदी, इनका रिश्ता तो अन्योन्याश्रित है। नदियों के सहारे के साथ ही साथ तो शहर बसे दुनिया भर में, उनसे संकट नहीं, संकट है यहां से पूरे शहर का मलमूत्र इकट्ठा करके गंगा में छोड़ दिया। यह जिम्मेदारी है राज्य सरकार की, केंद्र की नहीं, राज्य सरकार की। औद्योगिक कचरे और रासायनिक कचरे की जिम्मेदारी है संबंधित इकाई की। स्वामी जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दे दिया, मेरे स्मरण में नहीं आया था। यूनियन कार्बाइड के खिलाफ मुकदमा क्यों हुआ, क्यों हमने उससे मुआवजा लिया? मध्य प्रदेश की सरकार को हैंग कर देता सुप्रीम कोर्ट? नहीं, यह जिम्मेदारी यूनियन कार्बाइड की थी अनुबंध के तहत। दूसरी बात, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी तय हुई, औद्योगिक इकाइयों की जिम्मेदारी तय हुई। अब बात आती केंद्र सरकार की गंगा में क्या भूमिका है। केंद्र सरकार की गंगा में यह भूमिका है, चूंकि कई राज्यों से होकर गंगा गुजरती है, तो केंद्र सरकार एक समन्वयक की भूमिका में उसकी भूमिका रहती है।
कई राज्यों से होकर चूंकि गुजरती है। जो राज्य अपने में सक्षम नहीं है उतना पैसा विनियोग करने के लिए, उनकी आर्थिक मदद की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि अंततः भारत की जनता है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि गंगा के पूरे रूट में जल का प्रवाह रहे। ये कोई एक राज्य तय नहीं कर सकता, ये केंद्र मॉनिटर करेगा, क्योंकि कई राज्यों का अधिकार क्षेत्र आता है इस पूरे परिपथ में गंगा के। ये केंद्र की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारियां डिफाइन है, जिम्मेदारियां समझी हुई हैं, उसके बाद भी हम घालमेल इसलिए कर देते हैं कि मेरे ऊपर नहीं आए। गंगा सुधरे नहीं सुधरे क्या करना, अपना बवाल काटो। राज्य वाला कह देगा केंद्र कुछ नहीं कर रहा, केंद्र वाला कह देगा राज्य कुछ नहीं कर रहे, और बात खत्म हो गई गंगा की सफाई। मुझे तो अभी मुक्तेश्वर जी की बात बड़ी अच्छी लगी कि पैसा तो गंगा में कई बार बहा दिया, उससे गंगा को कुछ लाभ नहीं हुआ। पानी बहाइए, पानी। और सबसे पहला काम जो हो सकता है, सबसे सरलता से हो सकता है, यह समस्या आज की है। अगर मान लीजिए आपको विस्थापन भी करना था, जैन साहब, वैकल्पिक व्यवस्था भी करनी थी, जिसकी ओर आप लोग बहुत जोर दे रहे हैं, तो इतने वर्षों में तो वैकल्पिक व्यवस्था 100 दफे हो चुकी होती, हुई क्यों नहीं? कानपुर की टेंडरियां आज की समस्या है क्या? आज की समस्या तो नहीं, आज की समस्या नहीं है। 1985 में जब मैं कानपुर यूनिवर्सिटी जाता था तब भी ये समस्या देखता था। कितने बरस हो गए, आज की समस्या है क्या? कितने मुख्यमंत्री आए और चले गए, वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं कर दी? और आज आप 2015 में करो, वैकल्पिक व्यवस्था पर सोचना पड़ेगा। यानी अभी तक सोचा भी नहीं। सोचने का काम भी 2015 के लिए रखा था, जब गंगा मरने लगे। और नमामि गंगे से मुझे आपत्ति इस बात पर है, रुमाना सिद्दीकी जी, 600-700 करोड़ रुपया खर्च हो गया। और छोड़िए हमारी बात, ओमकार जी की बात, जैन साहब की बात, स्वामी जी महाराज की बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपके अटॉर्नी जनरल से कि लाओ क्या प्रोजेक्ट है, जो कागज उनने सबमिट किए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कई पीढ़ियां गुजर जाएंगी, गंगा साफ नहीं हो पाएगी। ये क्या है ड्रामा? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एक साल में जो हो सकता था वो नहीं हुआ। कोई नहीं कह रहा एक साल में गंगा साफ करके दे दीजिए, लेकिन एक साल में इतना हो सकता था, गंगा में पानी का प्रवाह तो सुनिश्चित हो सकता था। और नहीं तो आइए वैज्ञानिक आधार पर बहस कर ले, गंगा में पानी का प्रवाह सुनिश्चित करने में कितना समय चाहिए। आइए बहस कर लेते हैं इस पर, गडकरी जी और उमा भारती जी। जो काम तत्काल हो सकते हैं वो भी नहीं होते, इसलिए इस योजना पर सवाल उठता है। गंगा राजनीति का विषय नहीं, गंगा करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन का विषय है। और एक बात जो स्वामी जी ने कही, मैं उसका भी समर्थन करूंगा, मस्जिद में नमाजी नहीं जाएगा, मंदिर में भक्त नहीं जाएगा, तो मंदिर और मस्जिद श्रीहीन हो जाएंगे। वैसे ही गंगा साधारण नदी हो जाएगी। गंगा के साथ इस देश का मन जुड़ता है, इस देश का हृदय जुड़ता है, आस्था जुड़ती है। वहां कुश और काले तिल से तर्पण करने में गंगा प्रदूषित नहीं होती। हिंदू धर्माचार्यों ने इस बात की मर्यादा का ध्यान रखा और उन्होंने कहा कि समय की मांग है कि गंगा में शव नहीं प्रवाहित करिए। क्या अच्छी बात है, पहल की तो सरकारें कहां हैं? धर्माचार्यों को जो करना था वो किया, सरकारें कहां हैं? गाजियाबाद में मोक्षधाम है एक, लकड़ी से जलते थे। गाजियाबाद में तमाम संत इकट्ठे हुए मोक्षधाम में, अंतिम क्रिया स्थल पर जैन साहब, और उन लोगों ने एक यंत्र लगवाया जिसमें लकड़ी 1 ही 1.5 कुंटल लगे, हरित करके भट्टी करके कुछ उसका नाम दिया। और संतों ने बैठकर कहा लोगों से कि हम कहते हैं कि यह भी प्रक्रिया उतनी ही धार्मिक है, लकड़ी बचाओ। ये पहल अच्छी है ना? धार्मिक लोग अपना काम कर रहे, जनता परेशान, सरकारें और औद्योगिक इकाइयां ये दो काम नहीं कर रही। और औद्योगिक इकाइयां इसलिए काम नहीं कर रही क्योंकि उनको सरकारों का समर्थन और संरक्षण हासिल है। जब तक औद्योगिक इकाइयां नहीं सुधरेंगी, दुनिया भर में चले जाइए, आपको धंधा करना है तो आप सार्वजनिक सुविधाओं से छेड़छाड़ किए बिना धंधा करेंगे। यह आपकी जिम्मेदारी है। ये कोई भारत पर उपकार नहीं है, उत्तर प्रदेश पर उपकार नहीं है कानपुर की टेनरियों का।
उनको देखना होगा हजारों गैलन पानी आप जो काला कर रहे हैं, लाल कर रहे हैं, ये देश भर के लोगों को रोग दे रहा है। गंगा नहाने छोड़िए, पांव डालने लायक नहीं रही, पांव में स्किन डिजीज हो जाए, वैज्ञानिक कहते हैं। ऐसी स्थिति किसकी देन है ये? आदमी की देन तो नहीं, भक्त की देन तो नहीं, गंगा का आचमन करने वाले की देन नहीं है ये देन है उन बड़े बड़े कारखानों की, जिन्होंने गंगा को, उसके फेफड़ों को चोप कर दिया। और बड़े बड़े बांधों ने, बड़े बड़े राजमार्गों ने उत्तराखंड में गंगा को एक संकरी नाली के रूप में तब्दील कर दिया, जहां 2 फुट 2.5 फुट पानी दिखता है, 3 फुट, घुटनों घुटनों में गंगा पार। यह स्थिति हो गई। किसकी जिम्मेदारी है? यह आम आदमी की जिम्मेदारी है क्या? जो गंगा में जाके आरती करता है, ये भक्त की जिम्मेदारी है क्या? ये जिम्मेदारी सरकारों की थी। सरकारों ने इस जिम्मेदारी से मुंह चुराया। और उत्तराखंड में कैसा जो प्राकृतिक आपदा आई थी, उसका कारण भी लोगों को पता है ना। आपने प्रकृति से छेड़छाड़ की तो केदारधाम में इतनी बड़ी आपदा आई थी। इसलिए ये बात जरूरी है, हम नहीं चेते तो गंगा अगर विलुप्त हुई, गंगा अगर संकट में पड़ी, तो हिंदुस्तान के लिए वो संकट काल होगा, पूरे देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उनका नाथ जी आपका, जैन साहब आपका, रोमाना जी आपका, स्वामी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिग बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।